नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं खड़े रहकर बोलने के बजाय आराम से बैठकर आपके सामने बात कर रहा हूं। इसका मतलब है आज यहां पर कोई एक मेहमान है, और जो मेहमान है वो मेहमान भी नहीं है, दोस्त हैं, हमारे साथ में काम किए हुए सहकर्मी हैं। दिनेश आकुला हैदराबाद से यहाँ आए हुए हैं, पत्रकार रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से उन्होंने शुरू किया काम, दिल्ली के कुछ एक नेशनल चैनल्स में काम किया। हैदराबाद में रहकर उन्होंने आंध्र तेलंगाना में उस समय से काम किया जब ये दोनों राज्य अलग अलग नहीं बने थे, दोनों एक ही राज्य थे, आंध्र नाम का। वो आते हैं यहाँ जब भी रायपुर, तो मैं किसी न किसी तरह से गुंजाइश निकालता हूँ कि उनका लंबा तजुर्बा और उनका हाथी के आकार का जो ज्ञान है उसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ हासिल कर लूँ हमारे दर्शकों के लिए। तो मुझको ये सूझा कि जिस आंध्र तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वो बसे हुए हैं, अब हालांकि आंध्र ने राजधानी अलग बना ली है, लेकिन अभी इस साल जून के महीने तक, 2014 से इस साल के जून के महीने तक राजधानी दोनों प्रदेशों की एक साथ थी हैदराबाद में, कागजों पर। आंध्र ने जल्दी अपनी नई राजधानी अमरावती नाम की जगह पर बना ली थी। मुझको ये लगा कि क्या तजुर्बा रहा, चूंकि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीन राज्य 2000 में बने। ये अपने अपने बड़े जो पितृ राज्य कहलाते हैं, पेरेंट स्टेट जो कहलाते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तीनों विकराल आकार के राज्य थे, मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाता था ठीक से। मुझको ध्यान है कि भोपाल से निकलकर कोई भी बस्तर में आना नहीं चाहते थे अफसर, तो वहाँ का प्रशासन जो है बस्तर का बहुत ही कमज़ोर रहता था हमेशा से ही, दूरी की वजह से। तो तीनों राज्य जो बने, इनकी एक दिलचस्प बात यह भी है कि अपने अपने राज्य की सरहद में, ये सरहद के किनारे वाले इलाके थे। झारखंड बिहार के एक किनारे का इलाका था, ऐसा नहीं कि बीच में टापू जैसा कोई राज्य बना दिया गया हो। छत्तीसगढ़ भोपाल से सबसे दूर का इलाका था, और उत्तराखंड एक हिस्सा था, पहाड़ी इलाका उत्तर प्रदेश का एक तरफ का। लेकिन झारखंड और आंध्र प्रदेश के विभाजन में इस तरह का नहीं रहा। ये एक जमीन थी, दोनों मैदानी इलाके थे, उसको काट के दो किया गया। यहाँ जो पहले तीन राज्य 2000 में बने थे, ये बड़े छोटे छोटे से राज्य थे, जैसे छत्तीसगढ़, ये अविभाजित मध्य प्रदेश का 1/4 हिस्सा था, छोटा सा था ये। 3/4 हिस्सा भोपाल राजधानी वाले मध्य प्रदेश में रह गया है अभी भी। लेकिन दिनेश से बात करके मुझको जो पता लग रहा था कि आंध्र और तेलंगाना में, जब तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया तो उसका 40% हिस्सा अविभाजित राज्य का तेलंगाना में गया, 60% हिस्सा आंध्र में रहा। मुझको लगता है कि ये एक तुलना करके देखने का और तेलंगाना आंध्र के फर्क को, वहाँ की आज की राजनीति, अर्थव्यवस्था, इसको समझने का एक बड़ा अच्छा मौका है। मैं अपना ज्ञान तो बढ़ा रहा हूँ, आपकी भी अगर दिलचस्पी होगी तो आप इस पूरी बातचीत को सुन सकते हैं। दिनेश, आपका स्वागत है यहाँ। नमस्कार सर। आप दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट कब हुए थे? 2004 में सर। 2004 में? तो राज्य जब बना, 2004 में मैं हैदराबाद में था, रायपुर से हैदराबाद 2004 को गया। अच्छा। फिर 2008 को फिर शिफ्ट हुआ, फिर 2008 को मुझे भेज दिया गया था दिल्ली। अच्छा, तो बीच में दिल्ली गए थे, बाद में लौट के आए थे। लेकिन 2004 से आपका देखना शुरू हो गया था आंध्र को जी। और 2014 में जब 1 से 2 राज्य बने वो जी, तो उस वक्त आप थे वहीं पर, वहीं टेलीविजन एक्सटेंसिवली कवर कर रहा था मैं, ऐसा जी, टेलीविजन चैनल्स वगैरह के काम देख रहे थे एक के बाद दूसरा, और हमारे अखबार छत्तीसगढ़ के लिए लिख भी रहे थे, वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। क्या रहा दिनेश ये तजुर्बा, क्यों राज्य बनाने की ऐसी नौबत पड़ी? मैं इतिहास की एक लाइन देख रहा था आंध्र और तेलंगाना में, तो मुझको लगता है कि 3 राज्य जो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाए थे, हालांकि उसके पीछे एक पैमाना ये बताया गया था, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों अविभाजित प्रदेशों की विधानसभाओं ने एक प्रस्ताव पारित किया था अपना अपना अलग अलग, कि हम हमारे प्रदेश में ये अलग राज्य चाहते हैं। तो अटल बिहारी की सरकार के लिए ये आसान था
कि चूंकि उन्हीं प्रदेशों की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है तो 3 राज्य उन्होंने बना दिए। छत्तीसगढ़ का निर्माता भी उनको कहा जाता है। जो तेलंगाना का था, मैं उसका इतिहास जब भी देखता हूँ तो तेलंगाना को राज्य का दर्जा पाने के लिए बड़ा खूनी इतिहास रहा है उसका, बड़ा शहादत देनी पड़ी है। मैं देख रहा था अभी, मुझको नंबर्स उतने याद नहीं थे, मुझको ये याद था कि सैकड़ों लोगों ने शहादत दी थी वहाँ पे, लेकिन मैं नंबर्स अगर देख रहा हूँ तो 1969 में 369 तेलंगाना स्टूडेंट्स इस आंदोलन में शहीद हुए थे। सर देखिए, एक मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करता हूँ। एक पहला भाग ये है कि मैं छत्तीसगढ़ को लेके करता हूँ। 2000 में जब मैं यहाँ नौकरी कर रहा था रायपुर में, तो हाँ। छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद उत्तराखंड, 3 डिवाइड हुए थे। हाँ। तीनों जो रीजन थे वो कभी स्टेट नहीं थे अपने आप में, दे वर अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मदर स्टेट। देश जब आजाद हुआ था जी, उस वक्त की रियासत राज्य उसको जी, स्टेट बोल रहे जी, हैं। जी, जी। भारत के जो आज का जो नक्शा है उसकी स्टेट नहीं, मैं बेसिकली द रॉयल स्टेट की बात कर रहा हूँ। उस समय कभी भी छत्तीसगढ़ कभी स्टेट नहीं था। उस तरह झारखंड, उत्तराखंड 2000 में नवंबर 1 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। लेकिन तेलंगाना का जो हिस्ट्री है बिल्कुल डिफरेंट है। 1948 17 सितंबर तक इट वाज अ स्टेट ऑन इट्स ओन। तेलंगाना उसका आंध्र से कोई लेना देना नहीं था, कभी भी राज्य था ये। जी, कभी भी आंध्र के साथ इनका कोई साठगांठ नहीं था, कुछ भी नहीं था। निजाम ने रूल किया था 300 साल, 1724 से लेके 2024 तक। ये आज जो निजाम ने तेलंगाना को रूल किया था कि आंध्र वाले तेलंगाना को 2024 इस साल 300 साल हो रहे हैं रूलिंग का। ऐसा? हाँ, 1724 में आए थे, 2024 हैदराबाद उनकी राजधानी थी उस समय भी, तो 300 साल से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी। ये बड़ा दिलचस्प इतिहास है। नहीं, 300 साल के आगे और 400 जोड़ लीजिए, वो आपके कुतुबशाही जो एम्पायर था। 700 साल। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना रीजन फॉर 700 ईयर्स। 700 साल से तेलंगाना एक यूनिट था जी, बना हुआ था जी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उसको आंध्र में जोड़ दिया गया। नहीं, उस समय नहीं जोड़ा गया था सर। उसके बाद जब स्टेट डिवीजन का रीऑर्गेनाइजेशन 58 में जब हुआ था, उस समय लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि उससे पहले तक आंध्र जो है, जो अभी आंध्र प्रदेश है, वो मद्रास स्टेट में था, पार्ट ऑफ मद्रास स्टेट था। तो 58 में जब डिवाइड किया गया था, तो उस समय तेलंगाना मूवमेंट शुरू हुआ। भाषाई फार्मूले के आधार पर, लैंग्वेज फार्मूले पे बेस्ड रीडिवीजन हुआ था जी। तो जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो है, वो कभी स्टेट नहीं थे। और वो ये बोल रहे थे कि भाई हमारा जो स्टेट कैपिटल है बहुत दूर है। तो हमारा जो बेनिफिट्स है, जैसे छत्तीसगढ़ का ये था कि 90% पावर यहाँ से जाता था और 10% आता था। बिल्कुल सही आप बोले बात को। लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं, तेलंगाना स्टेट था पहले, उस स्टेट का स्टेटहुड छीन लिया गया था। अच्छा, इट्स अ यूनिक केस इंडिया में। भारत के राज्य बनाने के लिए जो आजादी के पहले का जो राज्य था तेलंगाना, उसका स्टेटहुड छीन लिए उसको आंध्र में मिला दिया गया था, जो आंध्र बनाया गया था जी। लैंग्वेज के हिसाब से दोनों जगह की तेलुगु जुबान थी। तो उसकी वजह से तेलंगाना में एक नाराजगी और शिकायत बनी हुई थी जी। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेट है, एमपी, यूनाइटेड एमपी, यूनाइटेड यूपी, यूनाइटेड बिहार जो है, इसमें आप देखेंगे जो डिमांड है ऑफ स्टेटहुड, वो डिमांड जो बड़े स्टेट, जो बड़े फॉर्म, वो नहीं चाहते थे कि भाई डिवाइड हो। तो आंध्र प्रदेश भी नहीं चाहता था डिवाइड हो। जबकि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बड़ा पार्ट है, जैसे एमपी है, एमपी का बड़ा पार्ट का जो कैपिटल भोपाल एमपी में है, बिहार का जो पार्ट वो पटना में है, और उत्तराखंड का जो है वो अब यूपी का लखनऊ में है। लेकिन आंध्र जो यूनाइटेड आंध्रा है, जो मेजर जो चंक है, उसमें कैपिटल नहीं, कैपिटल तेलंगाना में है। तो उनको दिक्कत हो रही थी आने में, जैसे रायपुर वाले को भोपाल जाने में दिक्कत हो रही थी, और इसलिए हम डिमांड करते नहीं भाई हमारा स्टेट यहाँ होना चाहिए। लेकिन आंध्रा वाले कभी डिमांड नहीं करते, इतना दूर होने के बावजूद भी। अच्छा, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। एक ये वजह थी क्या कि तेलंगाना वाला हिस्सा जो था, और हैदराबाद कैपिटल जो है वो तेलंगाना की ही रहेगी, ये पहले से क्लियर था जी। तो इकोनॉमी जो है जी, अनडिवाइडेड आंध्र की जो इकोनॉमी है जी, उसका बड़ा हिस्सा हैदराबाद और तेलंगाना में चले जाएगा, और आंध्र जो है उतना संपन्न नहीं रह जाएगा। क्या ऐसी कोई वजह? जी बिल्कुल, क्योंकि सर यदि आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो
80 to 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ, आंध्र प्रदेश वालों का इन्वेस्टमेंट हैदराबाद में था। आंध्र वालों का हैदराबाद में था, जो कि राज्य का विभाजन होने से दूसरे राज्य में चले जाएगा। हाँ, चले जाएगा। और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, हाँ। रियल एस्टेट में हो या दूसरे इंडस्ट्रीज हो, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, सब उन्होंने कभी भी आंध्र में नहीं किया इन्वेस्टमेंट। हाँ। जैसे, और इंटरेस्टिंग ये है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। जितने भी हैं, वो वहाँ पर कास्ट बहुत चलता है, रेड्डीज, कम्मास, कापूस। तो रेड्डीज और कम्मास का डोमिनेशन था। और मैक्सिमम ऑफ चीफ मिनिस्टर्स आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना वाले कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। अच्छा, ठीक। 2014 में पहला तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जैसे बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री झारखंड इलाके का शायद नहीं बना। मुझको बहुत ठीक याद नहीं है, लेकिन मैं 10, 20, 25 साल का एक नज़र में देख रहा हूँ। तो आप एनटी रामाराव को ले लीजिए, आप यदि चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए, या किरण कुमार रेड्डी जो आखिरी थे स्टेट डिवीजन से पहले, उनको ले लीजिए। उससे पहले जितने भी थे, मरी चिन्ना रेड्डी को ले ली, सब और सब वहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के, आंध्र के हैं। तो तेलंगाना के कोई बड़ा लीडर नहीं उभर पाया था उस समय। ठीक 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 जी। अब ये जो 2014 में जब बना राज्य ये तेलंगाना, मैं थोड़ा सा एक चीज़ याद भी दिलाना चाहूँगा दर्शकों को कि 2014 में जब तेलंगाना नया राज्य बना, अविभाजित आंध्र का विभाजन हुआ, तो उसके लिए उसके पहले कुछ बरस पहले से छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रहे हुए ईएमएस नरसिम्हन को वहाँ भेजा गया। नरसिम्हन देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी के मुखिया रहे हुए थे, जो राजनीतिक मामलों की बड़ी समझ रखती है। वो खुद भी दक्षिण भारतीय थे। उन्होंने वहाँ जाके एक माहौल खड़ा किया, क्योंकि विरोध भी था, आंध्र में विरोध था तेलंगाना के बनने का। तो नरसिम्हन ने वहाँ जाके, नरसिम्हन को दिनेश छत्तीसगढ़ के समय से नाम से तो परिचित रहे ही होंगे, अगर मुलाकात नहीं भी हुई होगी तो। इन्होंने जाके वहाँ पे एक ग्राउंड वर्क किया, एक ज़मीन तैयार की विभाजन के लिए। केंद्र में उस समय, आपको याद दिला दूं मैं, उस समय यूपीए की सरकार थी। ये फैसला यूपीए की सरकार का था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले ये राज्य बन चुका था जी। ये ऐसा माहौल था, यानी राज्य बनने के समय क्या माहौल था, कहाँ पे कौन था। आंध्र में, अविभाजित आंध्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर जी कांग्रेस की सरकार थी दिनेश। यूपीए की सरकार दिल्ली में थी, कांग्रेस की लीडरशिप वाली। कांग्रेस के मनोनीत किए गए नरसिम्हन यहाँ से छत्तीसगढ़ से वहाँ राज्यपाल होकर गए थे। कैसे माहौल बना था दिनेश, जब राज्य बनने की तैयारी चल रही थी, क्या माहौल था वहाँ पर? 2014 से पहले 2013 के बारे में बात करूँ, उस समय जब तक राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे 2009 से लेकर 2013 तक जो मुख्यमंत्री थे, उस समय तक उन्होंने बहुत ही डेलिकेटली और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पूरा जो मूवमेंट को दबा दिया उन्होंने। अच्छा, देयर वाज नो तेलंगाना मूवमेंट एट ऑल। कोई नए राज्य का आंदोलन कुछ नहीं, उन्होंने पूरा जो बीआरएस जो है भी के चंद्रशेखर राव, वो उस समय टीआरएस हुआ करता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उस पूरे मूवमेंट को उन्होंने दबा दिया बहुत स्ट्रैटेजिकली। उनकी पर्सनल दिलचस्पी भी थी क्या कि वो बड़े हिस्से के मुख्यमंत्री बने? वो थे वहां से, अब कडपा से थे, आंध्रा से थे वो। अच्छा, और वो कभी भी मतलब डिवाइडेड स्टेट नहीं चाहते थे। मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ। आप छत्तीसगढ़ के ही हैं, बहुत समय यहाँ गुजारा है। जब कभी छोटे राज्य की बात होती थी तो छत्तीसगढ़ में श्यामाचरण शुक्ला और विद्याचरण शुक्ला दोनों भाई हमेशा इसके खिलाफ रहे जी। कभी नहीं चाहते थे, इनको कोई छोटी चीज पसंद नहीं आती थी। कद इनका बड़ा था, हाइट ज्यादा थी इनकी। छोटे राज्य में लगता था छत्तीसगढ़ में पांव बाहर निकल जाएगा हमारा, सोएंगे कैसे जी। तो इन्होंने हर कोशिश की थी कि राज्य न बने। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई दिया राज्य, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का रायपुर का दौरा होना था, तो विद्याचरण शुक्ल ने घोषणा की थी कि हम अटल बिहारी को काले झंडे दिखाएंगे यहाँ पे। तो मैंने जिस अखबार में मैं काम करता था उसके फ्रंट पेज पे मैंने एडिटोरियल लिखा था कि हे अटल जी, इन्हें माफ़ करना। जो ईसा मसीह जैसी लाइन थी कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उसमें मैंने लिखा था कि विद्याचरण शुक्ला, जिन्होंने पूरी जिंदगी छोटे राज्य का विरोध किया था, आज छोटा राज्य बनाने वाले अटल बिहारी आ रहे हैं तो उनका विरोध करने का बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल बेईमानी की बात थी ऐसा।
उसकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई थी बीजेपी के लोगों ने उस समय, जिस दिन अटल बिहारी की आम सभा थी, उस समय उसके जो हमारे अखबार से परे के जो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस थे जी, उसमें उस एडिटोरियल को छपवा के उसकी कॉपियां बंटवाई थी। और विद्याचरण का विरोध जो प्लान किया था, उन्होंने अनाउंस किया था, वो फ्लॉप शो हो गया था उस समय। और छोटी सी एक बात अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए बतला रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया एडवाइज़र अशोक टंडन थे, जो कि 1980 में मैं और वो दोनों एक बार करेस्पॉन्डेंट्स कोर्स में 1.5-2 महीने साथ में रहे हुए थे। तो मैंने अशोक को वो एडिटोरियल भेज दिया था। तो रास्ते में प्लेन में अटल जी को पढ़वाते हुए आए थे उस एडिटोरियल को, तो वो यहाँ आने के पहले उसको पढ़ चुके थे जी। तो ये किस्सा था उस समय का यहाँ का। तो आप वहाँ का जो बतला रहे हैं कि वहाँ के जो नेता थे राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री, वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा जी, और उन्होंने वो स्ट्रेटेजिकली पूरा जो मूवमेंट जो चल रहा था उसको दबा दिए थे। उनका डेथ हुआ, हेलीकॉप्टर चॉपर एक्सीडेंट हुआ था सितंबर में, 9 सितंबर को उनका चॉपर एक्सीडेंट होने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे रोसैया, उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री। अच्छा। तो जैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया तो अचानक फिर टीआरएस जग गया और वो धरना वरना प्रदर्शन, और जो लीडर थे उनके जो सबसे बड़े लीडर थे के चंद्रशेखर राव, वो चले गए फास्ट एंड टू डेथ पे। टीआरएस जो है ये तेलंगाना तरफ की, सिर्फ तेलंगाना राष्ट्रपति जो डिमांड कर रहा था तेलंगाना मूवमेंट को। और इंटरेस्टिंग चीज ये था कि जो टीआरएस के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 10 साल तक, के चंद्रशेखर राव, वो टीडीपी के एमएलए थे। अच्छा, टीडीपी के एमएलए थे। एमएलए टीडीपी के थे पहले। बहुत जब चंद्रबाबू नायडू सीएम थे उस समय थे। तो और वो मांग रहे, और वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस समय। तो क्योंकि और वो बिलोंग करते हैं वेलमा कम्युनिटी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कम्युनिटी, कास्ट और कम्युनिटी का बहुत इक्वेशंस चलते हैं। तो वो बिलोंग करते हैं वेलमा। और चंद्रशेखर अपने चंद्रबाबू नायडू को एक वेलमा को एडजस्ट करना था। अच्छा। तो इसलिए इनको हटाकर दूसरे वेलमा को लगाकर इनको बोले कि आप डिप्टी स्पीकर बन जाइए। अच्छा। सो ही डिडंट वांट टू। तो ये तब इन्होंने पार्टी फॉर्म की। तो यदि चंद्रबाबू नायडू उन्हें कोई मंत्री पद दे देता तो आज तेलंगाना नहीं बनता। ऐसा न कोई पार्टी बनती। तो वो जय तेलंगाना बोल के बाहर निकल गए। ऐसा। और उन्होंने पार्टी बना दिया। पार्टी बना तो तेलंगाना जो है चंद्रबाबू की एक गलती से बना तेलंगाना। उन्होंने उनको मंत्री पद से हटाया और उनको डिप्टी स्पीकर दे रहा था। वो मानी नहीं एंड ही वॉकड आउट। असेंबली में जय तेलंगाना का नारा लगा के ही वॉकड आउट। ऐसा इमीडिएटली उनको, ही इज वेरी शार्प, इज वेरी शार्प। हिज लास्ट वर्ड्स इन असेंबली जय तेलंगाना एंड ही वॉकड आउट और बोल के निकल गए। और फिर तेलंगाना के लिए उन्होंने आंदोलन किया। फिर उसके ऊपर नीचे होता रहा आंदोलन। और उसके बाद ये किस ईयर की बात थी? ये 90s में, मिड 90s की बात है। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 13 में जब रोसैया मुख्यमंत्री बने, जो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस समय ये आमरण अनशन में चले गए। केसीआर चले गए। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे चल रहा था वो एजिटेशन। तो रोसैया ने एक रिपोर्ट भेज दिया कि ये बहुत क्रिटिकल फेज है, वी हैव टू टेक अ कॉल। अच्छा। बहुत ही क्रिटिकल फेज। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अनडिवाइडेड आंध्रा के जी, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी कि ये तेलंगाना जो है हाथ से निकल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो नवंबर या दिसंबर, मुझे आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज, अचानक चिदम्बरम बाहर आके, वो दिल्ली में अपने घर से बाहर आके उन्होंने प्रेस को बता दिया कि वी आर फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट। ऐसा जी। तो पूरा हल्ला हो गया आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश नहीं चाहता था कि नहीं चाहता था जी। तो फिर फरवरी में जब लोकसभा में बिल आया तो आंध्र वाले एमपी बिल फाड़ वाड़ दिया। आपको पता होगा, दरवाजा बंद करके पूरा नौटंकी हुआ था वहां पर। उसके बाद अनाउंस हुआ। फिर 2 जून को, मई में इलेक्शंस हुए। तो आंध्र प्रदेश में 175 में मेजॉरिटी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को आया, टीडीपी की। और यहाँ पर 119 में 66 से 68 सीट्स इनको मिले टीआरएस को। तो इन्होंने यहाँ फॉर्म कर लिया। तो कांग्रेस दोनों जगह से निकल गई। आंध्र प्रदेश से जीरो। आंध्र 175 में से जस्ट बिकॉज आंध्र असेंबली में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रह गया। 2014 से लेके 2024 जो अभी चुनाव हुआ, 2023 में चुनाव हुआ, 10 साल में 0 एमएलए इन आंध्र प्रदेश। और लड़ते हैं चुनाव, हर चुनाव में 175 सीट लड़ते हैं, हर सीट लड़ते हैं। और एक भी एमएलए नहीं बन रहा।
तो ये राज्य बनाने का नतीजा है उन्होंने उनका। जैसे अनाउंस किया है, हाँ। अनाउंस करके सुपरा साफ जो बोलते हैं हिंदी हाँ, में, हाँ। वो हो गया आंध्र। हाँ, अभी भी उनके पास एक सीट नहीं है। यानी हाथ निशान जो है जी। वो आंध्र असेंबली में जी केवल एमएलए जो जिंदा हैं उनके हाथ जी। की शक्ल में है, जी बाकी कोई हाथ निशान नहीं रह जी। गया। अच्छा, जनता ने इतना हाथ मरोड़ दिया। दे वर वेरी एंग्री द मोमेंट इन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि मुझे जो लगता है वो इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स जो है वो हाँ। उसके कारण है। हाँ, लेकिन वोट तो आम जनता भी देती है ना, जी। केवल इन्वेस्टर थोड़ी देते हैं। नहीं, उनको लगा कि नहीं सर, वो पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो था वो ओन करते थे, तेलंगाना को भी आंध्रा वाले, ठीक। तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ थे। हाँ। 90% यदि सोचिए इन्वेस्टमेंट तो यदि है। आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से एक एक रीजनल पार्टी, जी तेलुगु देशम उधर और टीआरएस इधर, जी दोनों राज्यों में दो रीजनल पार्टी काबिज हो गई। काबिज हो गई। बीजेपी कभी सत्ता में थी जी, नहीं, जी। थोड़ा बहुत प्रेजेंस कहीं रहा होगा लोकसभा में कुछ सीट जीत जाते कुछ थे। जीत जाते थे, लेकिन विधानसभा में कभी वो कहीं नहीं जी, रहे। और एक रीजन आंध्र प्रदेश में हारने का रीजन ये था कि जब आपके राजशेखर रेड्डी का डेथ हुआ था, हाँ। तो उनका बेटा जो था, जो हाँ। पिछले मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, हाँ। जगनमोहन रेड्डी, हाँ। उन्होंने क्लेम किया कि मुझे मुख्यमंत्री के लिए दीजिए। हाँ, और लेकिन कांग्रेस हाईकमांड बिल्कुल नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें तोड़ दिया। तोड़ के मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस को अपने साथ लेके चले गए। अच्छा अच्छा। तो कांग्रेस जीती जरूर है आंध्र प्रदेश जगनमोहन में। रेड्डी को जो जी। कहते हैं, बाद में शायद उनकी बहन को भी कांग्रेस जी, राजनीति जी। में लेके आई। ये भी कहा जाता था कि जगनमोहन के पास पिता के समय का हजारों करोड़ रुपया पैसा है, बहुत ताकतवर हैं वो। वो अभी भी बेल में बाहर है, A1 है एक मेजर हाँ, केस में। केस चल ही रहे हैं उसमें। जी। तो जो आप बतला रहे हैं, कांग्रेस जो है उसके बाद से आज तक रिकवर नहीं कर पाई। क्योंकि दोनों कांग्रेस ऐसे के मेजर जो लीडर्स थे वो सब हाँ। वाईएसआरसीपी में चले गए। हाँ, और अच्छा, जीते हैं। अच्छा। जीते भी हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं है। हाँ, तो ये हाल है अभी जी। कि दोनों राज्य जो हैं एक एक रीजनल पार्टी वहां पर काबिज 3 है। रीजनल पार्टी है सर अभी। हाँ। एक टीडीपी, वाईसीपी 2014 से 2019 से लेकर 2023 तक वहां पर गवर्नमेंट में थी वाईसीपी। हाँ। अभी 2023 में चुनाव हुआ, टीडीपी आ गई आंध्र प्रदेश में। हाँ। यहाँ पर बीआरएस थी 2014 से लेकर 2023 तक, 19 साल 9 साल हाँ। यहाँ पर। अब कांग्रेस आ गई है। हाँ। सो 3 मेजर रीजनल पार्टीज, टीडीपी, वाईसीपी जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, और बीआरएस, हाँ। और एक मेजर पार्टी कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस अभी 10 साल के बाद वापस जी, आई 10 साल के बाद वापस और आई। जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत जी रेड्डी, जी, ये दूसरी पार्टी से ये कांग्रेस टीडीपी में थे। ये टीडीपी में ये थे। टीडीपी के लीडर थे। जी। तो ये दल बदल जो है काफी वाइड स्प्रेड रहा। नहीं, दल बदल तो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हो रहा होगा दल बदल, ऐसा? क्योंकि जब टीआरएस थी, जब बीआरएस जब हाँ। चुनाव जीती थी, उन्होंने पूरा का पूरा घर साफ कर दिया कांग्रेस का। ऐसा? 4 या 5 लोग के अलावा 15-16 लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवा ली। यानी कांग्रेस का चूहा, छिपकली, मकड़ी सब इसी को छोड़ा, 2000 बाकी ले गए। 2019 में कम से कम 34 लोगों ने पार्टी चेंज किया है। ऐसा? 34 MP, MLAs, फॉर्मर MLA सब मिला के। तो उसके रिस्पांस में जब अभी कांग्रेस सरकार में आई है, हाँ। तो 12 MLAs को उन्होंने अभी तक पार्टी छुड़वा के ज्वाइन कर, 12 MLAs। अच्छा, ये चल ही रहा चल है। रहा है। यानी अभी तक जोगी के रिकॉर्ड को शायद क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जी। जोगी ने 13 लोगों को करवाया था बीजेपी के। नहीं, बीआरएस ने करवा लिया, 16 के ऊपर थे MLAs को ले हाँ, लिया। यानी यहाँ जोगी ने करीब 13 जी। लोगों को करवाया था बीजेपी से कांग्रेस। दिनेश, ये राज्य बनने के बाद अपन देखें, राज्य तो अब रियलिटी हो जी, गई है। जी। हकीकत है कि ये राज्य है, ये राज्य है। दोनों राज्य की ग्रोथ कैसी है? जैसे हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कंपेयर करते हैं, जी तो मुझको लगता है छत्तीसगढ़ की ग्रोथ बाकी मध्य प्रदेश से ज़्यादा है। जी ऐसा मुझको लगता है। जी। वहाँ पे क्या सोचते हैं लोग कि राज्य बनने से किस हिस्से का फायदा ज़्यादा हुआ? आंध्र का हुआ कि तेलंगाना का? तेलंगाना का ज़्यादा हुआ। वाज मल्टीपल टाइम्स वो एक्सपैंड हो गया तेलंगाना। ऐसा? जी। क्यों हुआ? क्योंकि जो फंड्स आ रहे थे, हाँ। हैदराबाद बेस्ड फंड्स जो भी आ रहे थे, वो आंध्रा को नहीं जा रहा था। ठीक ठीक। आंध्रा को कुछ उन्होंने जो डिवाइड किया 60-40 रेशियो में जो डिवाइड किया तो किया था, लेकिन उसमें भी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। आंध्रा में दिक्कत ये हो गया कि जब आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था 2014 में, 19 तक उनको नायडू को समझने में टाइम लग गया कि क्या करना है, कैसा करना है, क्योंकि जब वो यहाँ पर नायडू तो पहले से रूल किए हुए थे ना सर। रूल किए हुए थे, वो हैदराबाद बेस्ड को लेकर रूल किए थे। ठीक। अब वहाँ नया स्टेट कैपिटल बनाना है, नया स्टेट, नया कैपिटल, नया रीजन, कैपिटल,
ये उतना जी, और हैदराबाद का बैकअप नहीं था उनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हैदराबाद का उनके पास, तो कंप्लीटली एक ब्लैंक व्हाइट पेपर में वो काम कर रहे थे। मुझको याद है कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के ऑफिस जो हैं हैदराबाद में जी, ये चंद्रा बाबू लेके आए थे सर, सब कुछ उन्होंने लाया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके समय बना था, मेट्रो उनके समय। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे बतलाना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अपना करियर शुरू करने वाले एक आईएएस थे सुनील टंडन। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के वो एक प्राइवेट काम उन्होंने शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट का। वो आंध्र पहुँचे, अविभाजित आंध्र। चंद्रा बाबू से उनकी मुलाकात हुई। चंद्रा बाबू उनकी सोच से इतना प्रभावित हुए कि उनको आंध्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया। फिर सुनील टंडन ने, जो मेरे दोस्त भी थे, करीबी हैं अभी भी, उन्होंने चंद्रा बाबू को लेकर दिल्ली में, उस समय एनडीए की सरकार थी जो कि चंद्रा बाबू के एमपीज के कारण टिकी हुई थी, चल रही थी। चंद्रा बाबू को ले जाकर सुनील टंडन ने साथ में उनको इतनी योजनाएं बताई कि हैदराबाद को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, बहुत सारे फ्लाईओवर्स उस समय बने और कई योजनाएं बनी वहाँ पर। फिर ये साथ में गए थे सुनील टंडन और चंद्रा बाबू नायडू अमेरिका। वहाँ जाकर बिल गेट्स से मिलकर आए थे और बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बेंगलोर में बनना था, जो कि सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया का। उसको इन्होंने शिफ्ट करवाया हैदराबाद में। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हैदराबाद में आने से भी उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। वो राज्य बहुत आगे बढ़ा। तो मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट के उस दौर से वाकिफ हूँ, निजी संबंधों की वजह से। हाँ दिनेश। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि जब तक ये समझ पाते और डेवलपमेंट कर पाते, उन्होंने कोशिश किया 2-3 साल के बाद कंपनीज आने शुरू किया करके, बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फैक्ट्री लग गया वहाँ आंध्र प्रदेश में, और इस तरीके से वो प्लान कर रहे थे अमरावती। और इस बीच में क्या हुआ, वो जो फार्मर्स, जो लोग नीचे तबके, ये अमरावती जो है नया रायपुर जैसा एक कैपिटल है क्या? जी, नया रायपुर जैसे कैपिटल है। उसके पीछे लॉजिक ये था कि उन्होंने बहुत स्टडी करवाया, इंटरनेशनल स्टडीज करवाए थे। तो जब इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले वहाँ पर, बहुत साल पहले, 100 ईयर्स से पहले, वहाँ पर बौद्ध का बहुत बड़ा एक एरिया हुआ करता था। अच्छा, इसलिए उसका नाम अमरावती अच्छा था। अच्छा, वहाँ से उस पीरियड से नाम चले आ रहा है। जी। और इन्होंने बहुत जो स्टडी किया, जो इंटरनेशनल कंपनीज आके दिया, तो उसमें वाटर बॉडीज बहुत सारे हैं। अच्छा, तो वो फॉरवर्ड लुकिंग कैपिटल था वो। अच्छा, कि मतलब 100 साल के बाद भी पानी रहेगा वहाँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर बनाने का जो फैसला है, जी, जो जिसकी जमीनें आसपास ज़्यादा थी, उस हिसाब से फैसला लिया गया था। और याद होगा आपको कि यहाँ फैसला लेने के बाद, उसकी घोषणा होने के पहले, जी, यहाँ के अफसरों ने, यहाँ के जमीन दलाल और लैंड माफिया ने जी, उस छत्तीसगढ़ की नई बनने वाली राजधानी नया रायपुर घोषणा के पहले वहाँ कारों की लाइट में जमीनों के एग्रीमेंट किए, गांव की पूरी जमीनें खरीद डाली थी। आंध्र तेलंगाना में ये होता है कि जब भी डील होता है, ऐसे बड़ा डील, तो मुख्यमंत्री और उसके आसपास लोगों के अलावा किसी को नहीं पता चलता। अच्छा, तो वो जो था बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उन्होंने उस लोकेशन को किया था, अमरावती को। और जब तक वो कुछ कर पाते, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ही लॉस्ट कनेक्ट विद द ग्राउंड पीपल। अच्छा, और उसी समय एक नया तो राजधानी बन गई, लेकिन राजधानी बनी नहीं। फार्मर्स आके लैंड दे दिए, सुओमोटो लैंड दिए। अच्छा, सुओमोटो लैंड दिए फार्मर्स को, और उन्होंने जहां जहां से लैंड दिया उसका कंपनसेशन एक मेजर एरिया में दिया उनको। सो पीपल वर हैप्पी। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना था, जो नौकरी, यूथ, उनसे वो कट गए। बाकी मुद्दे छूट गए। केवल राजधानी पे फोकस हो गया, डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा था, लेकिन पेपर में हो रहा था डेवलपमेंट का फोकस। टाइम बहुत कम था, उनको समझने में टाइम लग गया। तो इस बीच में क्या हुआ कि एक नया ट्रेंड इंडिया में चलने लगा, वो था फ्री बीस का। हाँ। तो जो इनका ओपोनेंट जो थे, राजशेखर रेड्डी के जो पुत्र थे जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने बहुत ही लुक्रेटिव नवरत्न करके एक उन्होंने वो बनाया। अच्छा, 9 बेनिफिशियरी स्कीम्स का। यस। तो उनका जो एडवाइजर था, जो अभी जो पार्टी बना रहे बिहार में, प्रशांत किशोर, वो थे एडवाइजर। अच्छा, ही वाज एडवाइजर टू जगन मोहन रेड्डी। तो उन्होंने बनाया और प्रोजेक्ट किया, इट क्लिक्ड। अच्छा, तो जब तक नायडू के समझ में, जगन मोहन को पावर में लाने के पीछे प्रशांत किशोर का भी कंट्रीब्यूशन था।
मैसिव कंट्रीब्यूशन, ऐसा मैसिव कंट्रीब्यूशन। नाम जरूर था इनका, हाँ। जगनमोहन रेड्डी, क्योंकि उन्होंने पदयात्रा किया, उनका जो स्टाइल था उनके फादर से मिलता जुलता था, और पीपल वर नॉट हैप्पी विद चंद्रबाबू नायडू। और प्रशांत किशोर का जो स्कीम्स थे, फ्रीबीज थे, बहुत अट्रैक्टिव था। तो जब तक चंद्रबाबू नायडू को समझ में आया तो दिसंबर हो चुका था, 2018 दिसंबर हो चुका था, और उन्होंने भी फ्रीबीज अनाउंस किया, लेकिन कॉम्पीट नहीं कर पाए उनके फ्रीबीज में। तो 19 में जो चुनाव हुआ था तो सुपड़ा साफ हो गया था। इसकी रेवड़ी के बजाय उसकी रेवड़ी, तो इनकी रेवड़ी में थोड़ा गुलाब जल जैसी खुशबू अगर रही होगी, तो साइज में बड़ी। तो आप सोचिए 175 सीट में 150 प्लस सीट्स मिले हैं वाईएसआरसीपी को, जगनमोहन रेड्डी को। 175 में 150 प्लस। चंद्रबाबू का बस नाम रह गया, बिल्कुल जिंदा रह गया, नाम रह गया। और अब दिक्कत आंध्र प्रदेश में ये हुआ कि फ्रीबीज बांटने शुरू हो गए। हाँ। सबके घर में पैसा जाता था। हाँ। आपको आने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप घर पे हैं तो वॉलंटियर स्कीम, एक नया वॉलंटियर स्कीम बना दी है। हाँ। तो वॉलंटियर्स लेके आगे जो वाईएसआरसीपी के कैडेट्स थे, वॉलंटियर्स बन गए, उनको पैसा मिलता था, वो भी खुश थे। तो घर में पैसा मिलता था, एजुकेशन का पैसा, शादी के पैसा, इसका पैसा, पीपल वर हैप्पी। अच्छा। तो 4 साल तक पीपल वर वेरी हैप्पी। हाँ। लेकिन जब चौथे साल आके वापस देखा तो एक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ वहां पर। There was no development at all. कोई डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, It was only freebies and freebies. यानी आप जो कह रहे हो जी, वो एक बहुत बड़ा लेसन पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के लिए इसलिए भी है ये कि फ्रीबीज देकर आप 4 साल तक तो खींच सकते हो, 5वें साल जनता ये भी देखती है कि आपने ठोस काम कुछ नहीं किया है। तो ये सोचिए कि आपने जो कहा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब चुनाव हुआ, हाँ। 2000 जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था, हाँ। उस चुनाव में 175 में से 160 प्लस सीट्स, करीब 11 मिले हैं वाईएसआरसीपी को 175 में से। पूरा इधर जो था वो पूरा उधर हो गया, प्लस नीडिल जो है इधर से सीधा इधर चली गई। तो फ्रीबीज तो जब इन्होंने रिएक्शन दिया था, जब चुनाव हारने का, और ये इतिहास का सबसे बड़ा फ्रीबीज था तब तक का। जी, आंध्र के इतिहास का उस वक्त, मेरे ख्याल से देश का इतिहास का सबसे बड़ा फ्रीबीज, सबसे बड़ा फ्रीबीज, क्योंकि उस फ्रीबीज के चक्कर में आंध्र प्रदेश सरकार, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, उस फ्रीबीज के चक्कर में 4 लाख करोड़ का डेथ में चले गया। 4 लाख करोड़, 4.17 करोड़ का डेथ है। ये छत्तीसगढ़ का करीब 4 साल के बजट जैसा है। तो आंध्र प्रदेश का अभी जो चंद्रबाबू नायडू का सबसे बड़ा दिक्कत है कि उन्होंने भी अभी जो नया, हाँ। इन्होंने भी फ्रीबीज अनाउंस किया, 6 पार्ट में फ्रीबीज, ये डिफरेंट फ्रीबीज किया। हाँ। तो उस फ्रीबीज को देने से पहले आपको ये करीब 4 करोड़ का जो डेथ है उसको भी हैंडल करना है, डेवलपमेंट करना है, लोगों को मुफ्त में जो पैसा देना वो भी देना है आपको, और आपका जो नाम है आईटी मिनिस्टर, वो भी आपको करना है। तो बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए ऐसा। तो इसके तुलना में तेलंगाना में क्या था कि तेलंगाना में भी फ्रीबीज थे, बट वो स्ट्रेटेजिकल फ्रीबीज था। अच्छा। वो डेवलपमेंट भी कर रहे थे, इरिगेशन का भी डेवलपमेंट कर रहे थे, मिला जुला था। हाँ, रोड्स बना रहे थे, फ्लाईओवर्स बन रहा था, मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा था। तो देयर वाज डेवलपमेंट हैपनिंग इन तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना में दिक्कत क्या हो गया कि ये आप बीआरएस गवर्नमेंट के समय का बता रहे हैं, बीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर मुख्यमंत्री थे। हाँ। मैं तुलना कर रहा हूँ, हाँ। कि आंध्र में जब सरकार थी फ्रीबीज थे, हाँ। यहाँ पर तेलंगाना में फ्रीबीज भी था, हाँ। और डेवलपमेंट में था। अच्छा। तो आप पूछ सकते हैं कि इतना होने के बावजूद वो हारे क्यों? हाँ। वो हारे इसलिए क्योंकि लोग जो है, ह्यूमंस जो वोटर्स जो है, वो दे आर नेवर सेटिस्फाइड। हाँ। जैसे आपने सोचिए 1000 रुपए फ्रीबीज दिया, हाँ। तो 1 साल के बाद उनको लगता है कि ये मेरा मॉरल राइट है, वो तो भूल जाए। हाँ। और क्या? हाँ। नया क्या? हाँ। नया क्या? तो अब वो नहीं मिल रहा था नया। पहले 5 साल में मिला तो उसका जो तुलने में उनको जैसे 65 सीट्स कुछ था, और जब चुनाव हुआ तो 88 सीट्स जीत गए। अच्छा। सेकंड टर्म में। हाँ। तो क्योंकि फ्रीबीज ने काम किया। हाँ। लेकिन वो फ्रीबीज को वो ऐड ऑन नहीं कर पाए। हाँ। डेवलपमेंट जरूर कर रहे थे लोग। हाँ। बोल रहे थे अच्छा, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट मेरे ख्याल से इंडिया में कहीं हो रहा हो तो वो तेलंगाना में। फ्रीबीज अगर खून मुंह में लग जाता है जी, तो लोग फिर और चाहने लगते हैं, और दो। और जो मुझे जो लगता है, जो मैं स्टडी एज ए जर्नलिस्ट स्टडी कर रहा था, वो बहुत टिपिकल वोटिंग पैटर्न होता है इंडिया में। हाँ। इंडिया मतलब मैं तेलंगाना को और आंध्रा को लेके करता हूँ। हाँ। कि लोग को फ्रीबीज मिल रहा था, लोग को डेवलपमेंट मिल रहा था, पर लोग नाराज ये थे कि मुख्यमंत्री इनएक्सेसिबल है। अच्छा। जबकि मुझे मुख्यमंत्री से तो काम नहीं पड़ता, नहीं मुख्यमंत्री एरोगेंट है, मुख्यमंत्री इनएक्सेसिबल है, ये एक इमेज बन गई थी। तो वो इमेज नीचे तक चले गया। ये इमेज नवीन पटनायक की उड़ीसा में बनी। जी।
कि मुझको ध्यान है छत्तीसगढ़ से जो पुरंदर मिश्रा बीजेपी के एमएलए प्रचार करने गए थे उड़ीसा के चुनाव में, तो वो अब जगह जगह अपने भाषण में बोलते थे 8 PM नो CM। नहीं सर, और एक है कि वहां पर और एक जो कार्ड चला उड़ीसा में, थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, पांडियन जो थे उनके जो असिस्टेंट जो पांडियन थे, तो एक बीजेपी सक्सेसफुली ये हो पाई कि पांडियन मुख्यमंत्री बनने वाले, पांडियन मुख्यमंत्री नॉन ओडिया उड़ीसा का भी नहीं है, बाहर से तमिलनाडु से आया हुआ IAS है जी। और उसको असल में बीजेपी ने वहां इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि इसको नवीन पटनायक तुम्हारा बाप बना के सिर पे बिठाने वाला है, तुम्हारे यहाँ ओडिया प्राइड कुछ नहीं है क्या? ओडिया में कोई काबिल नहीं है क्या? एक नॉन ओडिया को बना रहा है। नवीन पटनायक खुद भी ओडिया नहीं बोलते। तो ऐसा कुल मिलाकर एक रीजनल प्राइड जो है, एक क्षेत्रीय अस्मिता को उकसा कर वहां पर इन दोनों को ठिकाने लगाया गया। तो सर कमिंग बैक टू उसमें जो डेवलपमेंट है, फ्रीबीज है, स्टेटहुड है, तो उसमें जो मुख्य जब ये चुनाव हारे जगन मोहन रेड्डी, तो उनका पहला रिएक्शन था मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, मैं इतना कुछ किया और क्या करूं। He was shocked, he was shell shocked। ये आंध्र का बीआरएस को भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। हालांकि उनको पता चल गया था कि एरोगेंस, उनके लीडरशिप, ये दोनों तरफ फ्रीबीज बट रहे थे और दोनों हारे। फ्रीबीज के बावजूद उधर जगन की सरकार थी, इधर बीआरएस की केसीआर की सरकार थी जी। दोनों हार गए क्योंकि लोग चाह रहे थे कि, तो आप यदि स्ट्रैटेजी देखेंगे, आप यदि उसका वोटिंग पैटर्न देखेंगे, आप यदि हिस्ट्री देखेंगे, तो ऐसा मुझे लगता है एज एन आउटसाइडर जो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन कि आपको जब चुनाव जब लड़ते हैं तो आपको फ्रीबीज भी देखना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट भी देखना पड़ेगा और आपको अपनी इमेज भी देखना पड़ेगा। आज शाम का भी और 10 साल बाद का भी दोनों आपको देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इनविंसिबल। आप ये नहीं सोच सकते कि आप इनविंसिबल है। तो जैसे बीजेपी के साथ हुआ, उनको लगा कि 400 पार इनविंसिबल लोग ने पूरा उतार दिया उनका इनविंसिबिलिटी। तो पीपल, मुझे लगता है वोटर्स लव टू डू दिस। यू कैन नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। मैं आंध्र में देखा हूं, तेलंगाना में देखा हूं। यानी तुम मेरे हिस्से का फैसला मत लो कि तुमको कितनी सीट मिलेगी, आखिर मेरे हाथ में है वोट जी। तो जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दिया वोटर्स ने, मेरा ख्याल है एनडीए के भीतर बीजेपी का नुकसान ज्यादा बड़ा था इसमें। ऐसा ही था ना जी, क्योंकि सर यहाँ पर भी क्या हुआ, आंध्र में क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि 130-140 मिलेगा सीट, तो, लेकिन 165 सीट उन्होंने खुद को सोचा जैसा भूपेश बघेल को 2018 में मिला था जी। इतना उम्मीद नहीं किए थे जी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इतना तो ठीक है। 55 सोच रहे थे, 67-68 सीट्स मिल गई थी यहाँ। ऐसा ही वहाँ पे हुआ। और मुझे लगता है जो लीडरशिप होता है वो बहुत एरोगेंट हो जाता है, क्योंकि तेलंगाना में जैसे हम फील्ड पे जा रहे थे, हमको लग रहा था कि हारने वाले हैं। इतना फ्रीबीज देने के बाद भी हारने वाले थे। तो मुख्यमंत्री ने, मतलब उनका बहुत एक खास ने मुझे बताया कि उनको बताया गया कि 38 MLAs जो है उनको रिपीट करेंगे तो आप हार जाएंगे। तो उन्होंने उनसे एक बात कही है, और ये बात ये कही है कि लोग उनको नहीं, मेरे नाम पे वोट डालेंगे। और आप 38 में से 34 लोग हार गए चुनाव। ऐसा आप ये सोचिए 34 चेंज कर देते तो उनको 33 मिला, तो 33 + 34 67 हो जाता। 60 चाहिए आपको सरकार बनाने, बॉर्डर लाइन केस बन जाता। नहीं, 67 + 7 ऑफ MIM, तो आपको तो 74 मिल जाता सीट। आप तो आराम से थर्ड टाइम आ जाते। तो एरोगेंस होता है कि लीडरशिप जब बड़ा बन जाता है, उनको लगता है कि भाई, उनको लगता है कि मेरे नाम का डंका चल रहा है। वो एक सीरीज आया था नेटफ्लिक्स में, अहम ब्रह्मास्मि करके, तो वो एक इशू मुझे लगता है कि अभी दोनों राज्यों की हालत क्या है दिनेश? दोनों का एक दूसरे से रिश्ता कैसा है? लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं? जी, जब भी चुनाव आता है तो उस समय एंटी आंध्रा हो जाता तेलंगाना में। और तेलंगाना में और एक चीज़ मैं बता दूं कि हैदराबाद में जितने, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 80 to 90% इन्वेस्टमेंट आंध्रा वाले हैं, तो चुनाव से पहले जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स इसमें नेट लग जाता था। नेट कि पत्थर मार के ना तोड़ चले, यानी आंध्र वालों की प्रॉपर्टी है, तो उसको, चूंकि लोकल राजधानी जो है हैदराबाद वो तेलंगाना की है, तो वहां के लोग पत्थर वगैरह ना मार दे। और बीआरएस वो स्ट्रेटेजिकली चुनाव से पहले ही ये सेंटिमेंट को लेके आते थे। अच्छा। और बाकी 5 साल बिल्कुल फ्रेंडली, कोई कुछ नहीं, रिश्ता अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता, तेलुगु रिश्ता चलता था, कुछ नहीं। चुनाव के समय इस बार एडवांटेज ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस के, वो शिष्य हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उनके अंडर में वो MLA थे। तो कोई टेंशन ऐसा नहीं, कोई टेंशन नहीं है।
और इनके ऊपर एक केस भी चल रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर अभी भी, एक हाँ। कैश फॉर वोट। जब टीडीपी में थे तो किसी दूसरे आदमी को पैसा देकर वो नायडू के कहने पर वो कर रहा था, वो रिकॉर्डेड था वो। ठीक, तो वो चल रहा है, वो चल रहा था, क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस चल रहा है। हाँ। उनके पास चल रहा है क्रिमिनल लेकिन नेताओं का क्रिमिनल केस जी। 10-20 साल चलता तो है। अब रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा हो गया बॉर्डर, अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों, क्योंकि दोनों साथ में मिलके कुछ एक हाल ही में मीटिंग भी हुआ था कि जो पेंडिंग थे डिवीजन के समय जो हाँ, पेंडिंग था उसको एमिकेबली, उसको प्रेम से निपटा लो। जी। लेकिन मुझे जो लगता है कि प्रॉब्लम आंध्र प्रदेश को ही होगा, हाँ, कि क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। ये लेकिन तेलंगाना संपन्न है, तेलंगाना संपन्न है खुद। हालांकि आंध्रा में जो क्रॉप्स है, फार्मर्स है, बहुत बहुत रिच है, क्योंकि माइनिंग है, सब कुछ। यहाँ कुछ नहीं है, तेलंगाना में कुछ नहीं, अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद यहाँ पर कुछ तो नहीं। आप जो बोल रहे हैं उससे लग रहा है कि तेलंगाना का हिस्सा जो है, बाय वर्च्यू ऑफ हैदराबाद बीइंग इट्स कैपिटल, और वैसे भी जी ये जो है ये ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा चल रहा है, जी सॉफ्टवेयर वाले और एनआरआई, इस पे ज्यादा है तेलंगाना। जो आंध्र का हिस्सा खेती वगैरह पे, खेती में, माइनिंग में है। हाँ, और उनके बहुत सारे लोग वो हैं, यूएस में हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के। हाँ। और एक चीज ये है कि जो एडवांटेज आंध्र के पास ये है कि दे आर पार्ट ऑफ एनडीए। मुझको एक चीज याद आ रही है जी। आप जो बोल रहे हो यूएस में है, अमेरिका में कुछ 2011 वगैरह में एक दांडी मार्च 2 हुआ जी। तो वहां पे बसे हुए जो हिंदुस्तानी थे जी, उन्होंने गांधी के दांडी मार्च को रिप्लिकेट किया जी। गांधी 240 मील चले थे 1930 में जी। 25 दिन में। तो इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, मैंने कहीं पढ़ा जी। तो मैंने अपने दोस्तों को खबर की जी कि ये क्या दांडी मार्च हो रहा है, पैदल चलेंगे 240 मील, मैं भी चलना चाहता हूँ, फोटोग्राफी कर लूँगा, अमेरिका में जी। पैदल चलूँगा। तो उनसे बात हुई मेरी, तो बात हुई तो सारे के सारे तेलुगु लोग थे वो वहाँ जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर आना चाहते हो आप आओ, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए, और हम लोग वॉलंटियर्स के घर में फर्श पे सोने वाले हैं, तो आप कोई लग्जरी की उम्मीद करके मत आना। मेरा कुछ फोटोग्राफी का ज़्यादा शौक था, मैं यहाँ से चले गया तो 15 दिन में हमने 240 मील पैदल चले हम वहाँ। रोज़ 18-19 मील या 28-29 किलोमीटर पैदल चलते थे। जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे तमाम तेलुगु लोग मुझको ये पूछते थे राज्य बनना चाहिए कि नहीं, छोटा राज्य, क्योंकि वो जानते थे मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी। तो उनकी सबकी दिलचस्पी ये जानने में थी कि राज्य बनना चाहिए कि नहीं, उसका नफ़ा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और मैंने छत्तीसगढ़ में 10 साल में फ़ायदा ही फ़ायदा देखा था राज्य का। मैं उनको बतलाता था नया राज्य बन रहा है, अगर तेलंगाना आंध्र तो बन जाने दो इसको, इससे फायदा होगा। जी, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो उदास थे क्योंकि वो आंध्रा साइड के थे वो। सर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यूएस में सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स जो हैं वो है चाइनीज फर्स्ट, हाँ, नंबर 2 इंडियंस है, हाँ, इंडियंस में नंबर 1 तेलुगु है, ये मैंने तो देखा। और व्हाइट कॉलर है, दे आर नॉट ब्लू और बिल्कुल ऑल व्हाइट कॉलर। बिल्कुल जी, उनके घरों में रुका हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि सर वहाँ हर साल वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ताना, आटा, नाटा, एवरी ईयर 2-2 ग्रुप्स करती हैं, कम्मा बेस्ड, रेड्डी बेस्ड करते हैं, और मैसिव वे में होता है। हजारों लोग जाते हैं यहाँ से वो करने की, तो सोचिए कितना बड़ा वो है। तो कमिंग बैक टू दिस स्टेटहुड सर, अभी ये है कि एडवांटेज जो आंध्र प्रदेश के पास है ये है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए के पार्ट है। ठीक, तो आज वो मोदी सरकार में कुछ चीजें वहाँ के लिए ला सक, हालांकि मोदी सरकार ने स्पेशल पैकेज के लिए मना कर दिया है जी, लेकिन बजट में कुछ दूसरे तरीके से 15,000 करोड़ का कुछ उन्होंने किया है। और 25 एमपीस में से 21 बीजेपी जनसेना फ्रॉम आंध्रा, तो जैसे नीतीश कुमार और ये दोनों कर रहे, तो वो एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज तेलंगाना के पास ये है कि जो एनडीए गवर्नमेंट जो अभी केंद्र वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करे क्योंकि ये कांग्रेस सरकार है तेलंगाना, लेकिन आंध्र को फायदा। तो वो अभी जो लोग कहते हैं कि नहीं सरकार को गिरा देगा, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनका जो बेटा है लोकेश जो मिनिस्टर है, उनके खास से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि उनका एक ही एजेंडा है
कि जितने भी आंध्र के लिए जितना फायदा ले सकते हैं ले लें। मतलब वो कोई सरकार को गिरा देंगे, कोई ब्लैकमेलिंग कुछ नहीं करेंगे। वो ये चाहते हैं कि जो भी नई कंपनी आ रही है गुजरात के बजाय ठीक आंध्र में आए। एक ही डिमांड है। और दूसरा, जो जितना भी इन्वेस्टमेंट का पैसा हो, हम नया स्टेट का मांग नहीं करेंगे, स्टेटहुड का जो पैसा के बारे में बात नहीं करेंगे, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और नई कंपनीज जो है इंडिया में सबसे पहले जो है वो हमारे पास है। यही दो उनका जो पॉइंट रहेगा। ठीक। लेकिन गुजरात और आंध्र में एक फर्क पड़ता है। आंध्र में मेरे ख्याल से पोर्ट नहीं है। विशाखापट्टनम नहीं, विशाखा बहुत सारे हैं वहाँ पर, क्योंकि वो तो पूरा बॉर्डर एरिया है ना सर, कोस्टल एरिया है ना आंध्र। हाँ, लेकिन जो कमर्शियल यूज के जो पोर्ट हैं जी, विशाखापट्टनम के अलावा मुझको नहीं याद पड़ रहा है। बड़ा नहीं, विशाखापट्टनम बड़ा है। लेकिन एक वहाँ पर मतलब सी रूट्स हैं। लेकिन इस मामले में गुजरात बड़ा है। गुजरात की पॉसिबिलिटीज बड़ी हैं। लेकिन ठीक है, आंध्र का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक एडवांटेज आंध्र में यह है कि वहाँ का जो एमपी है राममोहन नायडू, वो एविएशन मिनिस्टर बन गया है। तो वो करीब 8 नए एयरपोर्ट्स, वो सब डेवलपमेंट्स का चांस, गुंजाइश। तो जो अटल बिहारी की सरकार रहते चंद्रबाबू को बेनिफिट मिला था अनडिवाइडेड आंध्र के लिए, वो अब डिवाइडेड आंध्र के लिए ज्यादा मिलेगा। ऐसा एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी 2003 के पहले की और अभी उसमें बड़ा क्वांटिटी में फर्क है। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। जो चाइना +1 की जो पॉलिसी है कि जो इंडस्ट्री चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है उसको चीन के अलावा भी एक देश में रखना चाहिए, जो कोरोना के कारण हुआ। तो मुझको लगता है +1 में आंध्र की पॉसिबिलिटी। और दूसरा है कि जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, वो बहुत फोरसाइटेड सीएम है। वो क्या करते हैं कि वो जैसे आज बाकी स्टेट को ले लीजिए, क्योंकि जहाँ पर ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स हैं, जहाँ दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो उतने फोरसाइटेड नहीं है। तो वो चाहते हैं कि छोटा इंडस्ट्री लग जाए, पावर प्लांट लग जाए। तो चंद्रबाबू नायडू पावर प्लांट, छोटे इंडस्ट्री पे नहीं, वो सेमीकंडक्टर्स पे बात करते हैं। तो बहुत ही मतलब 10 साल 20 साल का जो है, ठीक, तो वो एक यदि आ जाए तो आंध्र विल बी डेवलप्ड। तो आप तो हैदराबाद में बसे हुए हो, आप पर्सनली किस हिस्से के हो? मैं तेलंगाना से हूँ। आप तेलंगाना से हो, तो आप अभी संपन्न में हो? संपन्न में हूँ मैं, संपन्न स्टेट में। और मुख्यमंत्री आपके स्टेट का कांग्रेस का है। ऐसा जी। और आप संपन्न इलाके के? मैं संपन्न इलाके का हूँ। आंध्र विपन्न इलाका है कंपेयर करने, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है उनके पास, जो पैसा हैदराबाद में है। हाँ, अच्छा, लेकिन टैक्स तो हैदराबाद को भी मिलता होगा। टैक्स हैदराबाद को मिलता है, तेलंगाना को नहीं मिलता, आंध्र को नहीं मिलता। जो कंपनी रजिस्टर्ड है हैदराबाद में, जीएसटी उससे जो सेंट्रल टैक्स से जाते हैं, उस सेंट्रल टैक्स का एक शेयर मिलता है स्टेट को, तो तेलंगाना को मिलता होगा। तो ये चुनौती है चंद्रबाबू और उनके एक जूनियर के बीच में, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। इनके बीच में एक बड़ा हेल्दी मुकाबले की नौबत है कि ये कितना आगे बढ़ाते हैं, वो कितना आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज़ जो मैं जिस कंक्लूड करना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे रीजन का जो प्राइड होता है कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं आंध्रा का हूँ, मैं तेलंगाना का हूँ। जब डिवाइड हुआ तो आंध्र तेलंगाना में इंडिया पाकिस्तान जैसा माहौल हो गया था। इतना होने के बावजूद भी इकोनॉमिक्स कितना बड़ा गेम प्ले करता है ये देखिए कि किसी ने भी अपना कंपनी को उठा के वहां लेके नहीं गया। अच्छा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम जहां रोजी रोटी चल रही है वहां चल रही है। सो इकोनॉमिक्स ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस कितना मैटर करता है रीजन और स्टेटहुड से। जो बात आप कह रहे हैं बड़ी दिलचस्प है जी, कि जो कमाई रहती है जी, वो किसी भी रीजनल प्राइड, किसी क्षेत्रीय अस्मिता भावना इसके ऊपर रहती है। पैसा तो पैसा है जी। सर अभी जैसे मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ा हूँ या नौकरी किया हूँ, मुझे सैलरी ज़्यादा मिल रहा था करके मैं चले गया हैदराबाद। और मैं आना चाहता हूँ लेकिन आ नहीं पाता हूँ क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गेट द मैच। हाँ, कि यहाँ आने से आपका कमाई मारी जाएगी, यहाँ उतना बड़ा काम नहीं है आपके लिए। जी नहीं, मेरी शुभकामना है कि आप वहाँ रहो जी, वहाँ से बीच बीच में गिफ्ट वगैरह मेरे लिए भेजते रहो। कोशिश करूँगा। और एक छोटा सा मैं आप जिस कंक्लूड करने से पहले आप इसे जोक समझ सकते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि जब मैं छत्तीसगढ़ में काम करता था तो उस समय मध्य प्रदेश था। तो जब मैं छत्तीसगढ़ से मैं काम करना शुरू किया छत्तीसगढ़ डिवाइड हो गया। तो मैं गया वहाँ आंध्र प्रदेश गया तो आंध्र डिवाइड हो गया। आप नागपुर जाओ। नहीं, इससे पहले मैं कुछ साल मैं लंदन में था, तो स्कॉटलैंड में रेफरेंडम आ गया था, वहाँ रेफरेंडम आ गया, तो मैं वापस आ गया। तो लोग कहते हैं अभी मुझे बहुत सारे दोस्त नागपुर आ जाओ। मुझको लगता है विदर्भ के लोगों को नागपुर वाले बुला रहे मेरे को, आपको भाड़े पे ले जाना चाहिए पैसा देकर। जी जी, कि यहाँ आके रहो ऐसा। जी,
ताकि ये राज्य बन जाए। विदर्भ ने भी बड़ा स्ट्रगल किया है, छत्तीसगढ़ का कोई स्ट्रगल नहीं था। विदर्भ का तो बड़ा इतिहास था। छत्तीसगढ़ में तो आप उठे एक दिन स्टेट बन गए। हाँ, छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का लोग, एक दो लोग ऐसा एक शामियाना लगा के पेंडाल लगा के बैठते थे। एक था छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति, कभी मुझे 2-3 नेता थे यहाँ के, गुजर गए हैं, इसलिए उनके बारे में कड़ी जुबान में नहीं बोल रहा हूँ। जब उनको महत्व नहीं मिलता था अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में, तो यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलते थे छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। तो फिर उनकी दिल्ली भोपाल में पूछ परख होने लगती थी, अरे क्या हो गया भाई, क्यों तुम छत्तीसगढ़ वगैरह का बात कर रहे हो। बस इतना ही संघर्ष था लोगों का। छत्तीसगढ़ के नाम को यहाँ के कुछ नेताओं ने दूह लिया था, इतना ही संघर्ष था जी। ठीक है दिनेश, और कोई चीज रह गई हो तेलंगाना आंध्र के बारे में? अब ये देखना है कि डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ये अभी करीब करीब 5-5 साल का टेन्योर दोनों के पास है जी। और दोनों मुख्यमंत्री अच्छे उत्साही मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अभी। हाँ जी, चलिए ठीक है। ये तेलंगाना आगे बढ़े, जहाँ पर आप बसे हुए हो अभी, आप भी उसके साथ आगे बढ़ो। थैंक यू सर। आए वहाँ आप अच्छे से खातिर कर सको। जी जरूर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये बातचीत बड़ी दिलचस्प है और हम इसको 1-2 साल बाद इस मुद्दे पर फिर बात करेंगे, क्योंकि राजनीतिक स्थितियां बदलती हैं। हमने देखा है किस तरह जगन मोहन रेड्डी सेकेंड जनरेशन के थे, वो उनके पिता कांग्रेस के राजशेखर रेड्डी बड़े नेता थे कांग्रेस के। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गुजरे, जगन मोहन आए, जगन मोहन की पार्टी एक आंधी की तरह आई सत्ता में और आंधी की तरह चली भी गई। वो धूमकेतु की तरह थे, 5 साल के लिए आए थे, चले गए। ऐसे ही केसीआर जो हैं बीआरएस के, बीआरएस पार्टी का नाम है, केसीआर उसके मुखिया हैं, वो भी एक पूरा छा गए थे तेलंगाना के इलाके। 10 साल छा गए थे। उसके बाद वो गए तो ऐसे गए कि अब नाम लेवा उनका कोई नहीं बच गया वहाँ पे। खराब हालत है जी, बहुत खराब हालत है, सत्ता से दूर हैं वो। ये किस्सा था अविभाजित आंध्र से निकलकर तेलंगाना के बनने का इतिहास भी थोड़ा हमने चर्चा की है, बात की स्थितियों की चर्चा की है। आज क्या हालत है, आगे भविष्य क्या दिखता है, इसको देखेंगे। मेरी दिलचस्पी इसलिए है कि आंध्र तेलंगाना दोनों छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से लगे हुए भी हैं। और दूसरी बात यह है कि जो 3 राज्य 2000 में बने थे, जिनमें छत्तीसगढ़ एक था, जब उससे तुलना करने का कोई मॉडल मिलता है तो मैं एक पुराने ख्याल के अखबार नवीस की तरह उसकी तुलना करके देखता हूँ कि कौन राज्य कहाँ पहुँच रहा है। चलते चलते आपको एक पूर्वाग्रह बतला देता हूँ। 2000 में जो 3 राज्य बने थे, उनमें अकेला छत्तीसगढ़ है जहाँ लगातार राजनीतिक स्थिरता रही, जो राज्य इतना आगे बढ़ा। किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल बीच में यहाँ खत्म नहीं हुआ है अब तक। लेकिन उत्तराखंड और झारखंड का हाल जो है, ये राजनीतिक अस्थिरता से भरे रहा। मैं नीचा देखना नहीं चाहता उनको, केवल इतिहास के तथ्य बतला रहा हूँ। वो दोनों राज्य हैं, अस्थिरता के शिकार रहे, विकास की संभावनाओं को उतना छू नहीं सके, जबकि झारखंड तो मिनरल रिच राज्य था, तो भी भ्रष्टाचार ने डुबा दिया उसको। खैर, 3 राज्यों के बाद का इस चौथा राज्य, इसके ऊपर हमने बात की है। फिर मिलेंगे आपसे। आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगी होगी तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। दिनेश ने इतना समय निकाला, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो भी वहाँ हैदराबाद में बैठकर देखेंगे उसको। आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं है, आप अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक बहुत छोटी सी सलाह आपको दे रहा हूँ। अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कैंसर के जो कुल मरीज हैं उसमें 24% मरीज, 1/4 मुंह के कैंसर के हैं। तंबाकू से होता है, तंबाकू चबाने से, खाने से, सिगरेट बीड़ी पीने से, उसी से हुआ है ये इतना। गला अलग है, फेफड़ा अलग है, उसके कैंसर के नंबर्स और हैं। केवल 24% जो बतला रहा हूँ केवल मुंह वाले हैं वो। इसको छोड़ दीजिए। आपको जितना ये पसंद है तंबाकू, कैंसर को आप उससे ज़्यादा पसंद हो। आप खाना चालू करते हो, साल 6 महीने में कैंसर आके आपको खाना शुरू कर देता है। फिर आपके भीतर से
कैंसर अपना स्मार्टफोन निकालता है और ऊपर भैंसे पे एक आदमी बैठा हुआ है, गदा लिया हुआ, मुकुट लगाया हुआ, धोती पहना हुआ, उसको आपकी लाइव लोकेशन भेजता है कैंसर, यहाँ पे एक केस रेडीमेड है, आके ले जाओ। तो आता है ऊपर से, नाम जानते हैं ना आप उसका, भैंसे पे आता है ले जाने के लिए। कोई तस्वीर मैंने देखी है, भैंसे के पीछे रस्सी से बांध के सड़क पे घसीटते हुए लेके जाता है। पता नहीं आपको तंबाकू इतना पसंद है क्या कि आप ऐसा घसीट के ले जाएगा तो भी जाओगे। फिर मिलेंगे।